हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चांद फाउंडेशन। हिस्ट्री में हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे थे, जिसमें पॉलिटिकल कॉजेज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आउटराइट वॉर्स, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं ये हम लोग ने पढ़ लिया है। अब इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसरिस्पेक्ट ठीक है, बहादुर शाह जफ़र को कैसे इल ट्रीट किया गया, कैसे उनको मिसट्रीट किया गया, ये हम लोग उसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, तो जो वर्ल्ड वॉर जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रही थी, उसके कई कॉजेज़ थे, है ना। बहुत से कॉजेज़ थे उसके, और उसमें से एक ये कॉज था कि बहादुर शाह जफ़र जो कि थी लास्ट मुग़ल एम्परर, है ना। ये तो आप लोग को पता ही होगा, बहादुर शाह जफ़र कौन थे? लास्ट मुग़ल एम्परर थे। ठीक है, लास्ट मुग़ल एम्परर थे। तो लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं, है ना। अपने किंग के लिए, अपने एम्परर के लिए लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं, जो कि यहाँ पे भी हुआ। अब बात यहाँ पे आती है एक तो सेंटिमेंट्स की, कि लोग पब्लिक जो है वो सेंटिमेंट्स के थ्रू अटैच्ड थी अपने एम्परर से। दूसरी बात है यहाँ पे रिलीजन की, जो आपका सोशियो रिलीजियस कॉज है, उसमें भी आप लोग पॉलिटिकल कॉज का ये वाला पॉइंट यानी डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफ़र को अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो रिलीजियस कॉज में भी आपका वैलिड पॉइंट रहेगा। अभी वो आगे डिस्कस करते हैं आप कैसे उसको लिख सकते हो। तो बहादुर शाह जफ़र लास्ट मुग़ल एम्परर थे। उनकी एक कम्युनिटी ऑलरेडी बनी हुई थी, ठीक है, उनकी एक ऑलरेडी कम्युनिटी बनी हुई थी। साथ ही साथ जो पब्लिक जिनको वो रूल करते थे, वो लोग भी बहादुर शाह जफ़र को एक अच्छा रूलर मानते थे, ठीक है, एक केपेबल रूलर मानते थे एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स से रूल होने की बजाय उनको ये था कि हाँ, बहादुर शाह जफ़र ही रहें, मुग़ल एम्परर ही रहें, वही बेटर है। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशंस बन गई थी। अब हुआ क्या था, जो हम लोग ने इसके पहले पढ़ा था इवेंट्स ऑफ द वॉर में, कि 10 मई को जो म्यूटनी उठी थी, है ना, 10 मई को जितनी भी लड़ाई होना स्टार्ट हुई थी, 11 मई को सब लोग पहुंच गए थे रेड फोर्ट, है ना। रेड फोर्ट यानी बहादुर शाह जफ़र के पास 11 मई को सब लोग पहुंच गए थे। ठीक है, 11 मई को सब लोग पहुंच गए थे। तो अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि ये सारा जितनी भी चीज़ें हुई हैं, जितनी भी म्यूटनी उठाई गई है, इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेटर हैं वो बहादुर शाह जफ़र हैं। ठीक है, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी है, जिसकी वजह से ये जो अचानक से म्यूटनी उठ गई है, वो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, हम लोग ने इवेंट्स ऑफ द वॉर में पढ़ा ही था कि जैसे जैसे और ज़्यादा लोगों में गुस्सा भरता जा रहा था, रेज आता जा रहा था, लोग अगेंस्ट होते जा रहे थे ब्रिटिशर्स के, है ना। तो 11 मई को रेड फोर्ट में जब पहुंच गए, वहाँ काफ़ी यूरोपियंस का मर्डर करने के बाद, और यूरोपियंस का घर जला दिया, उनको मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया बुरी तरीके से यूरोपियंस को, ठीक है, ब्रिटिशर्स को। तो क्या होता है, बहादुर शाह जफ़र ने सीधे बोल दिया था कि हम नहीं बनना चाहते हैं एम्परर, या मतलब हम इस म्यूटनी को नहीं अपनी तरफ से प्रोसीड करना चाहते हैं, ठीक है, इसके लीडर नहीं बनना चाहते हैं। बट अब इतना सब कुछ जब हो चुका था, तो ब्रिटिशर्स को भी यही लग रहा था कि बहादुर शाह जफ़र ही रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के। तो क्या होता है, अनाउंस कब किया उन्होंने ये चीज़, अनाउंस उन्होंने किया 1849 में, ये चीज़ उन्होंने अनाउंस की थी कि जो सक्सेसर हैं, यानी जो इनके सक्सेसर हैं, जो इनके बेटे हैं, बच्चे हैं, वो लोग जो है रेड फोर्ट को अपने पैलेस की तरह अब यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेसर्स ऑफ
बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी अलाउड, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द रेड फोर्ट एज देयर पैलेस। ठीक है, उनको अब ये अलाउड नहीं था कि वो लोग रेड फोर्ट को पैलेस की तरह अब यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी ने क्या किया था, जो कॉइन्स से नाम था उनका, मिंटेड कॉइन्स में जो नाम था उनका, उसको भी हटा लिया गया था। ठीक है, मतलब एक्सप्लॉइट कर रहे थे ये लोग अब मुगल एम्पायर को भी। ठीक है, तो 1856 में, 1849 हम लोग ने देख लिया है कि अब रेड फोर्ट को आप लोग यूज नहीं कर सकते हो एज योर पैलेस, एज योर रेसिडेंस। ठीक है, अब क्या होता है 1856 में, 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था, ये अनाउंस कर दिया था बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद, बहादुर शाह जफर की डेथ जब होती है उसके बाद उन्होंने ये बोला कि अगर बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई तो जो उनके सक्सेसर हैं, बहादुर शाह जफर की जब डेथ हो जाती है तो क्या होगा कि जो उनके सक्सेसर्स हैं दे विल नॉट बी अलाउड टू यूज इंपीरियल टाइटल्स। जो उनके सक्सेसर्स हैं उनको अब टाइटल्स भी अलाउड नहीं थे कि वो लोग कोई भी टाइटल अब लगा सके। ठीक है, तो ये जितना कुछ भी हुआ, पहले लॉर्ड डलहौजी ने ये अनाउंस कर दिया 1849 में कि अब आप लोग जो है रेड फोर्ट को अपने पैलेस की तरह नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर 1849 में जो अनाउंसमेंट हुई थी उससे तो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो ही गए थे, बट 1856 में क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि अगर बहादुर शाह जफर की जब भी डेथ होती है, ठीक है, बहादुर शाह जफर की जब भी डेथ होती है तो उनके सक्सेसर्स जो हैं उनको अब ये अलाउंस नहीं रहेगी, अब वो लोग जो भी टाइटल्स वगैरह जितना भी वो लोग लगाते थे अपने नाम के आगे, अब उनको ये अलाउड नहीं है कि वो लोग कोई भी टाइटल को लगा सके। ठीक है, उसका यूज कर सके। चलो आगे देख लेते हैं, अब इंपीरियल टाइटल्स है ये, आगे देख लेते हैं। तो इनकी जो वाइफ थी, बहादुर शाह जफर की जो वाइफ थी जीनत महल, उनको भी, और जो बहादुर शाह जफर की खुद की कम्युनिटी थी यानी जो मुस्लिम्स थे, उनको भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। अब देखो ये रिलीजन कॉज में भी आपका धीरे से शिफ्ट हो रहा है ना, मुस्लिम्स आ गए, रिलीजियस उसमें थोड़ा सा अब ये शिफ्ट हो रहा है। तो आप लोग अगर पॉलिटिकल कॉज में इसको लिखोगे तो पॉलिटिकल कॉज में एज इट इज़ आप लोग बस लिख देना कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, अनाउंस किया था 1849 में कि रेड फोर्ट को अब आप यूज़ नहीं कर सकते हो एज योर पैलेस। ठीक है, एज देयर पैलेस। 1856 में क्या होता है, बहादुर शाह जफर के सक्सेसर्स को ये अलाउड नहीं था कि अब वो लोग बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद जो टाइटल्स हैं वो लगा सकें। ठीक है, उनकी डेथ के बाद। अब अगर आपको इसको रिलीजियस कॉज में लिखना है तो आप लोग सबसे पहले पॉइंट यही लिखोगे, तो बहादुर शाह जफर की कम्युनिटी यानी जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वहाँ पे उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए क्योंकि उनके वो रूलर थे, लास्ट मुगल रूलर थे। अब उनके साथ जब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी, फिर आप लोग ये पूरा एक्सप्लेन कर दोगे तो आप लोग उसमें अब रिलीजियस कॉज में भी ये चीज़ ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं। अब इसके अलावा एक और जो पॉलिटिकल कॉज बचेगा वो है नाना साहेब का। ठीक है, नाना साहेब का पॉइंट अब बच रहा है। तो नाना साहेब कौन थे, नाना साहेब अडॉप्टेड सन थे बाजीराव टू के। ठीक है, अडॉप्टेड सन अब आ गया तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आई जानी चाहिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू इसमें उनको जो पेंशन और वो सब है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बस पहले इतना समझ लो आप लोग।
ठीक है, अडॉप्टेड सन आया मतलब ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई चीज़ें। अब क्या होता है वो देख लेते हैं पहले तो नाना साहेब क्या थे, अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड, ठीक है, अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड। अब ये लास्ट पेशवा भी थे, ठीक है, 8th पेशवा, लास्ट पेशवा भी थे ये। अब ब्रिटिशर्स ने इनके साथ क्या किया कि जब बाजीराव की डेथ हो जाती है, ठीक है, जब बाजीराव सेकंड की जब डेथ हो जाती है तो ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया नाना साहेब को मराठा का रूलर मानने को, ठीक है। बाजीराव की जब डेथ हो जाती है, आफ्टर डेथ ऑफ बाजीराव, तो ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया टू एक्सेप्ट नाना साहेब एज रूलर ऑफ द मराठा एम्पायर, ठीक है, मराठा एम्पायर का रूलर मानने को ही उन्होंने मना कर दिया कि इनको हम लोग मान ही नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली अडॉप्टेड सन है, ठीक है, तो हम लोग उनको रूलर नहीं मान सकते। अब उसकी बात क्या होता है, जब वो लोग अगर लास्ट पेशवा जो हैं उनको अगर वो रूलर नहीं मान रहे हैं तो साथ ही साथ उन्होंने उनकी पेंशन भी बंद कर दी, उन्होंने पेंशन भी उन्होंने क्या कर दी, बंद कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उनको। कानपुर में रहने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फोर्स करना शुरू कर दिया। नाना साहेब was forced to live at कानपुर, ठीक है, फोर्स उनको करने लग गए कि आपको अब कानपुर में ही रहना पड़ेगा। अब इसकी वजह से मराठास को काफ़ी गुस्सा आ गया, जो मराठी लोग थे उन लोगों को काफ़ी गुस्सा हो गया कि नाना साहेब के साथ अब ये गलत कर रहे हैं, है ना। तो जिसकी वजह से नाना साहेब को काफ़ी ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल करना पड़ा था और ब्रिटिशर्स से बचने के लिए कि पेंशन और वो जितना भी उनको फेस करनी पड़ी उनसे बचने के लिए नाना साहेब क्या किए, नाना साहेब ट्रैवल्ड बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ टू गैदर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, दिल्ली और लखनऊ और अलग अलग जगह पर जाके उन्होंने दूसरे लोगों से सपोर्ट मांगा जिससे कि वो एक रिवोल्ट स्टार्ट कर सके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट रूलर के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा जो कि बहादुर शाह जफर और नाना साहेब, ठीक है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि था रानी लक्ष्मीबाई का, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट रूलर्स के नाम आप लोग को और उनके बारे में उनके साथ क्या क्या हुआ वो आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और जो कॉज लास्ट आपका बच रहा है पॉलिटिकल कॉज में, वो ये है कि आर्मीज़ जो हैं, जो इंडियन आर्मीज़ थी, देखो अब अगर रूरल को ही कंट्रोल में कर लिया है ब्रिटिशर्स ने अलग अलग अलायंस लाके अलग अलग पॉलिसीज़ लाके, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनकी जो आर्मी है वो भी अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगी। तो इंडियंस के पास एज सच एक गुड आर्मी भी नहीं थी, ठीक है, जिससे वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ भी रिवोल्ट कर सकें। सब कॉमन मैन थे, कोई एक प्रॉपर सोल्जर नहीं था, ट्रेंड सोल्जर नहीं था, तो लोगों को पता नहीं था कि हम लोगों को किस तरह से कहाँ पे रिवोल्ट करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, ख़त्म कहाँ पे करना है, लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ठीक है। तो आर्मीज ऑफ ऑल दी स्टेट विच वर एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश वाज डिसबैंडेड। जितनी भी स्टेट की आर्मी, जितनी भी स्टेट को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था उनकी आर्मीज को भी ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया और उनकी आर्मीज को भी डिसबैंड कर दिया था, ठीक है। द सोल्जर्स ऑफ डिसबैंड आर्मीज लॉस्ट देयर जॉब्स मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। उनकी जॉब्स भी ऑब्वियसली चली गई क्योंकि वो आर्मी मैन थे,
तो जब आर्मी ही नहीं है तो आर्मी मैन का भी कोई उसमें काम नहीं रहेगा, तो उनकी भी जॉब्स चली गई। ठीक है, तो अब सब लोगों ने, जितने भी इंडियंस थे जो ये लोग सफ़र कर रहे थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रिस्पॉन्सिबल माना हर एक चीज़ का। ठीक है, ये पॉलिटिकल कॉजेस आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें हम लोगों ने अभी तक जो जो पढ़ा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉलिटिकल कॉज जो था वो आउटराइट वॉर्स। ठीक, आउटराइट वॉर्स जिसमें हम लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर और उसके अलावा सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ये सब वॉर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट पॉलिटिकल कॉज हो गया। सेकेंड पॉलिटिकल कॉज जो कि था सब्सिडरी अलायंस ना, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने जो कि लॉन्च किया था वो अलायंस। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सब्सिडरी के बारे में पढ़ा था कि आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी है उसको इंडियन रूलर को उनके लिए कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करनी पड़ती थी, यानी अब अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करना पड़ता था जिससे उनकी ब्रिटिश की आर्मी अच्छे से रन कर सके। ठीक है, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई का, और कुछ स्टेट्स जैसे सतारा, झांसी, नागपुर, उदयपुर, ये सब कुछ स्टेट्स हैं जिनके बारे में पढ़ा था। अब अवध के रूलर के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिनको ये कह दिया गया था कि आप अच्छे और एक केपेबल रूलर नहीं हैं, है ना, आप एक केपेबल रूलर नहीं हैं और आपको इसीलिए आपकी पोजीशन से हटाया जाता है। ठीक है, ये भी हम लोग ने पढ़ा था। नवाब ऑफ अवध जो कि टॉपिक था। उसके बाद डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर भी हम लोगों ने कर लिया है। और लास्ट टॉपिक जो इसका था वो नाना साहिब, वो भी हम लोग ने अच्छे से कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो रहेगा सोशियो रिलीजियस कॉजेज। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में अब हम लोग नए कॉज के बारे में पढ़ेंगे जो कि है सोशल रिलीजियस कॉजेज। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड, ऐसे ही आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे।